सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण का कारक विषय पढ़ेंगे। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के संपादन में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। क्रिया अर्थात काम और संपादन पूरा करना। काम को पूरा करने के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग होगा वे सब कारक होंगे। उदाहरण देखिए, प्रयाग के महाराज हर्ष ने पुण्य के लिए मंदिर में ब्राह्मणों को अपने हाथों से हजारों रुपए दान दिए। अब इस वाक्य में दान देना ये एक क्रिया है, ठीक है। अब इस क्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ अनेक प्रकार के संबंध स्थापित हुए हैं। दान की क्रिया को पूरा करने के लिए जिन जिन शब्दों का उपयोग हुआ है वे सब कारक हैं। कारक को समझने के लिए आपको ये टेबल याद करनी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में या पर। अब कर्ता से लेकर अधिकरण तक ये सब कारक हैं और इसके सामने जो हमने पढ़ा ने से लेकर में या पर तक ये सब इसके चिन्ह हैं। तो अब कर्ता किसे कहते हैं इसकी व्याख्या देखिए। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। हमने उदाहरण लिया है, प्रयाग के महाराज हर्ष ने पुण्य के लिए मंदिर में ब्राह्मणों को अपने हाथों से हजारों रुपए दान दिए। इस वाक्य में दान देना ये तो क्रिया है, लेकिन इस क्रिया को कौन कर रहा है? महाराज हर्ष कर रहे हैं। तो अभी हमने कर्ता की व्याख्या पढ़ी थी कि क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो इस वाक्य में दान की क्रिया कौन कर रहा है? महाराज हर्ष, यानी कर्ता कौन हुए? महाराज हर्ष, ठीक है। तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। उसके बाद है कर्म कारक। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं और इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर दान देने की क्रिया का फल किसको मिल रहा है? ब्राह्मणों को मिल रहा है। ब्राह्मणों को पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, कर्ण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं, ठीक है। अब कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वाक्य में देखिए, महाराज हर्ष ने दान देने की क्रिया किससे की? अपने हाथों से। अपने हाथों से उन्होंने रुपए दान दिए। तो हाथ क्या हुए? यहाँ पर कर्ण कारक, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे हम संप्रदान कहते हैं और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर महाराज दान किस लिए कर रहे हैं? पुण्य प्राप्ति के लिए। तो पुण्य प्राप्ति के लिए यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा और ये संप्रदान कारक है। नेक्स्ट, अपादान कारक। जिस शब्द से कर्ता के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कहते हैं, जहां अलग होने का भाव हो रहा हो। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब वाक्य में महाराज हर्ष दान दे रहे हैं, ठीक है, और क्या दान दे रहे हैं? हजारों रुपए दान दे रहे हैं। तो रुपए उनसे अलग हो रहे हैं। किससे अलग हो रहे हैं? महाराज से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर अपादान कारक है। उसके बाद आता है संबंध कारक। कर्ता का जिसके साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब वाक्य में महाराज हर्ष प्रयाग के हैं, तो प्रयाग से संबंध है उनका, ठीक है। तो वहां पर संबंध कारक हुआ। उसके बाद अधिकरण कारक। कर्ता क्रिया को जिस स्थान पर करता है उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब वाक्य में महाराज हर्ष मंदिर में दान दे रहे हैं, ठीक है। अब कर्ता कौन है? महाराज हर्ष। क्रिया क्या है? दान। और किस स्थान पर हो रही है? मंदिर में। तो मंदिर में यहाँ पर अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब एक बार फिर से इनको दोहराते हैं। बालक पढ़ता है, एक वाक्य है, ठीक है। बालकः पठति। अब इस वाक्य में पढ़ता है, पठति, ये क्रिया है। इस क्रिया को कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। तो बालकः पठति। अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में कर्ता कौन है तो आप लिखोगे बालक, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इसमें क्रिया क्या है तो आप लिखेंगे पढ़ता है,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है शिक्षकः बालकम पश्यति, शिक्षक बालक को देख रहा है। अभी हमने टेबल याद की थी, कर्ता ने कर्म को, तो बालक को यहां पर क्या है, कर्म कारक, द्वितीया विभक्ति। नेक्स्ट, बालकः कलमेन लिखति, बालक कलम से लिखता है। ठीक है। अब कारण किसे कहते हैं, कर्ता जो है वो जिस साधन से अपना काम कर रहा है उसे हम करण कारक कहते हैं। अब बालक यहाँ पर करता है, लिखती ये क्रिया है, लिखना। ठीक है। लेकिन बालक लिख किससे रहा है, कलम से, तो कलम से यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, माता बालकाय दुग्धम यच्छति, माता बालक के लिए दूध देती है। अब माता किसके लिए दूध दे रही है, बालक के लिए, तो के लिए, संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालक शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ बालकाय। नेक्स्ट, छात्रः विद्यालयात् गृहं गच्छति, छात्र विद्यालय से घर जाता है। अब अलग हो रहा है विद्यालय से, ठीक है, तो जहां अलग होने का भाव हो जाए, बोध हो, उससे क्या कहते हैं, अपादान, और अपादान का चिन्ह क्या होता है, से या अलग होना, और पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति कहाँ प्रयोग हुई है, विद्यालयात्। नेक्स्ट, श्यामः बालकस्य गुरुः अस्ति, श्याम बालक के गुरु हैं। अब यहाँ संबंध हो रहा है, और जहां संबंध होता है वहां पर कौन सा कारक आएगा, संबंध कारक, और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब इस वाक्य में षष्ठी विभक्ति कहाँ यूज हुई है, बालकस्य, बालक शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति बालकस्य। नेक्स्ट, बालकः आसने उपविशति, बालक आसन पर बैठता है। ठीक है। अब बालक कहाँ बैठ रहा है, आसन पर, किस स्थान पर हो रही है क्रिया, आसन पर बैठ रहा है, तो आसन पर यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा आसने, अधिकरण का चिन्ह में या पर। तो ये थे हमारे कारक। अब आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।